हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। तो पहले हम लोगों ने देखा था पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर हमने उनके सोर्सेज देखे कि कहाँ कहाँ से ये पॉल्यूटेंट ऐड होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। अब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन की क्या प्रभाव पड़ता है। जितने भी तरह के पॉल्यूशन हैं, नॉइस है, एयर है, वाटर है, सॉइल है और रेडियो एक्टिव, उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है सारे के सारे जीवित चीज़ों पे और वातावरण पे। तो जो पॉल्यूटेंट है इन हमारे वातावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेडेशन मतलब सड़ना गलना कह सकते हो, अल्टरेशन हो रहा है। जो प्रभाव है पॉल्यूशन का, वो जो है माइल्ड डिस्कम्फर्ट लेके आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत हमारे कंफर्ट में जो है दिक्कत आ रही है। और उसके साथ साथ जो है कि लॉन्ग इफेक्ट लेके आ रहा है, जैसे कि कैंसर और जो है फिजिकल डिफॉर्मिटीज वगैरह हो जा रही हैं। इंक्रीज जो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी वजह से मानसिक रूप से और जो है कि हमारी आदतों में भी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डिसऑर्डर आ जा रहा है ना। हमारी जो है कि मानसिक रूप से मेंटल बिहेवियर हमारा चेंज हो रहा है इंसानों का। इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट जो है हर एक पॉल्यूशन का इन्वायरमेंट के ऊपर, इंसानों के ऊपर किस तरीके से हो रहा है, इसी बारे में ये चैप्टर है और इसको हम लोग देखेंगे अभी। नेक्स्ट है कि इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, यहीं से शुरुआत है। जो नॉइस पॉल्यूशन का इफेक्ट है वो मल्टीफेस्टेड है और इंटर रिलेटेड है, मतलब कई तरीके से है और जो है आपस में सब इंटर रिलेटेड है। इसका जो बुरा प्रभाव है वो सिर्फ ना ही ह्यूमन बीइंग पे है, लेकिन साथ ही साथ उसका बुरा प्रभाव इन्वायरमेंट पे भी है। इन्वायरमेंट पे प्रभाव कैसे है कि जो आवाज है जब बूम करती है तो कॉज करती है क्रैक वगैरह नेशनल और आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट वगैरह में। ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज वगैरह होगी तो आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट वगैरह में भी क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। ज्यादा हाई लेवल पे जो आवाज वगैरह है उसकी वजह से पहाड़ों में भी दरारें आती हैं। और ज्यादा इंटेंसिटी का अगर बम वगैरह फटेगा, एक्सप्लोजन होगा, तो उससे जो है ग्लास पेन वगैरह जो है ब्रेक कर जाएंगे और बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो सकता है। ठीक है, बिल्डिंग वाइब्रेट कर सकती है, तो वाइब्रेट करेगी तो भाई गिर भी सकती है। इंसान की ह्यूमन हेल्थ के ऊपर किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ेगा कि इफेक्ट आएगा, प्रभावित होगा इसका हेयरिंग, या फिर इंसान बहरा हो सकता है। लगातार अगर किसी को 100 डेसिबल के लेवल के ऊपर के साउंड के इन्वायरमेंट में रख दिया जाए तो उसके ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके सुनने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी कम समय में। बहुत सारे वर्कर वगैरह जो कि आवाज के साथ रहते हैं, यानी कि जेट एयरवे एयरक्राफ्ट वगैरह, या बहुत ही ऐसी जगह जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें वगैरह निकलती हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे फॉर इवन मॉडरेट पीरियड्स सोन डेवलप डिटेक्टेबल हियरिंग डिफेक्ट। डिटेक्टेबल का मतलब होता है, डिटेक्टेबल हियरिंग इफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब है कि आवाज़ सुनने में कुछ ऐसी परेशानी जो कि कंसिडरेबल है और जो उनको पता चल जाती है कि हाँ यार मुझे दिक्कत हो रही है अब सुनने में। इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन, बातचीत पे क्या प्रभाव पड़ता है कि बाहर का जो साउंड है वो इंटरफेयर करता है, दखल देता है, इंटरप्ट करता है कन्वर्सेशन के साथ। जो कन्वर्सेशन हम फोन वगैरह पे कर रहे होते हैं, हमारा जो पूरा एंजॉयमेंट है रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन प्रोग्राम का, वो भी क्या करता है, बाधित हो जाता है। और इसकी वजह से जो क्षमता है ऑफिसेज वगैरह में, स्कूल में और दूसरी जगहों पे बातचीत करने की, वो सब जो है उसके ऊपर जो है प्रभावित हो जाता है। वो इफिशियंसी नहीं रह जाती, बाहर की आवाज़ों के इंटरप्शन की वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं रह जाता, ऑफिस हो, स्कूल हो, चाहे कहीं हो। इसके अलावा है कि हमारी नींद में दखल पैदा होती है, इंटरफेरेंस होता है स्लीप के साथ। अलग अलग लोग जो है कि डिफरेंट डेप्थ होता है उनका स्लीप का, और वो एडजस्ट कर सकते हैं बस नेचुरल साउंड तक ही।
हाउएवर अगर किसी तरह ज़्यादा आवाज़ आएगी और ज़्यादा आवाज़ वाला जो है कंडीशन होगा रेसिडेंशियल एरियाज वगैरह के पास में रात को, तो इससे जो है इंसान को सोने में दिक्कत होगी। मेंटल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ जो है कि उनको बीमार बना रही है, मतलब वो शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ने ये जो परफॉर्म हुए हैं ताकि कंफर्म किया जाए या डिस्प्रूव किया जाए इन दावों को कि क्या सच में ऐसा होता है कि आवाज़ों की वजह से वो मानसिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। तो डॉक्टर और साइंटिस्ट ने जो है मेडिकली इसको कंफर्म कर दिया है कि आवाज़ की वजह से जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है और उनके साथ जो है रिस्पेक्टिव फंक्शन है उनके बायोलॉजिकल, यानी ह्यूमन बींग्स वगैरह जो जीवित है उनके फंक्शंस वगैरह, उनके ऊपर जो है अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आगे कि जो पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में और लगातार जो एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा है उसकी वजह से वो जो है कि वो फिजिकली पेनफुल हो गया है और ये इसने जन्म दिया है न्यूरोसिस को, मेंटल इलनेस को, मानसिक बीमारी को, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को, दिल की बीमारियां, स्टमक अल्सर एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वगैरह, देयर बाय रिड्यूसिंग ह्यूमन लाइफ। और इन सब बीमारियों के जन्म से क्या है, इंसान की जिंदगी छोटी हो रही, इसकी वजह से इंसान की जो उम्र है वो प्रभावित हो रही है। रिसेंट रिसर्चेज में यानी खोजबीन में पता चला है, रिसर्च से ये कंक्लूड किया गया है कि अगर शॉर्ट एक्सपोजर के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी एक्सपोज किया जाता है 100 डेसिबल से ज़्यादा साउंड के इन्वायरमेंट में, तो इससे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है फोइटस पे, यानी गर्भ में जो बच्चा है। और इससे जो है कि हेडेक हो सकता है, डेजीनेस आ सकती है और स्टमक प्रॉब्लम भी आ सकती है बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ के दायरे में अगर आप रह रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के ऊपर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, इनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, तो जो आवाज़ है उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल इफेक्ट पड़ता है बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस के ऊपर, प्रोवाइडेड दैट कि जो नॉइस लेवल है अगर बिलो हो 90 डेसिबल के, तो बहुत कम दिक्कत होती है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। डैमेज टू द इनर ईयर वो तब होता है जब कंटिन्यूअसली जो साउंड का लेवल है वो 100 डेसिबल से पार कर जाए, इसकी वजह से फिजिकली आप बीमार भी हो सकते हैं। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने कहा है रिसेंट रिसर्चेज में ऑब्जर्वेशन वगैरह किए हैं उन्होंने कि नॉइज जो है कि सर्टेन रिलेशन है उसका, बहुत एक निश्चित रिश्ता है फिजिकल हेल्थ के साथ, और जिसकी वजह से इंसान के अंदर टेंशन आता है और टेंशन जो है कि कई सारी बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि स्पीच इंटरफेरेंस है, एनोवेंस है, फटीग है, मतलब आलसी होना या फिर दखल देना या गुस्सा होना, या फिर उसको सोने में दिक्कत होती है, स्लीप इंटरफेरेंस होता है, और इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, यानी परेशान रहता है, गमगीन रहना टाइप से। नॉइस लेवल जो इंडस्ट्री वगैरह में होता है, आवाज़ का जो उसमें लेवल है वो दिक्कत पैदा करता है क्षमता में और बातचीत में जो वहाँ पे लोग हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकता है। जानवरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो इंडस्ट्रीज से, रेलवे से, पटाखों से और एक्सप्लोजन वगैरह यानी कि जो फटते हैं बम वगैरह उनसे, देखो ये जो एक्सप्लोजन है ऐसा नहीं कहीं देश में बमबारी हो रही है भाई, इसका मतलब ये है कि जगह जगह पे पहाड़ तोड़ने के लिए, मछली तक को मारने के लिए डायनामाइट का यूज किया जा रहा है, मतलब बम वगैरह का, कि वो एकाएक जो है कि मतलब पानी में फोड़ते हैं उसकी वजह से लहर उठती है और लहर की वजह से जो मछलियां हैं उनकी जो कह सकते हो एक तरह से उनकी हड्डी वगैरह ब्रेक कर जाती है और वो सतह पे आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं शहरों में, और जो एयरक्राफ्ट वगैरह है ये जो है इंसान के साथ साथ जानवरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। बर्ड्स हैं, माइस है, फिशेज है और डोमेस्टिक एनिमल जो घरेलू जानवर भी हैं पालतू, उनके ऊपर भी ये आवाज़ें दुष्प्रभाव डाल रही हैं। जो चिड़िया वगैरह है वो उस तरफ जाना पसंद नहीं करती जहाँ पे कि नॉइस लेवल जो है 100 डेसिबल से ज़्यादा हो,
और जो आवाज निकलती है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वगैरह से और रेलवे वगैरह से, वो क्या करती है, मिसकैरेज कॉज करती है मैमल वगैरह में और फिश में भी। और कुछ तो चिड़िया वगैरह ऐसी हैं कि देखा गया है कि वो अंडे ही देना बंद कर देती हैं नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। मिसकैरेज का मतलब है कि अंडा गिर जाना, नष्ट हो जाना, या फिर बच्चा गिर जाना, नष्ट हो जाना। लिखा है ना, मिसकैरेज इन मैमल्स एंड फिशेस एज वेल। इफेक्ट क्या है एयर पॉल्यूशन का, ये तो जब जो था अभी नॉइस पॉल्यूशन का था। एयर पॉल्यूशन प्रेजेंस है एयर के अंदर। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस इन द एयर ऑफ वन ऑफ मोर नॉक्सियस गैसेस एंड माइन्यूट पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मैटर पार्टिकुलेट। अच्छा, ये तो डेफिनेशन दे दी है कि एयर पॉल्यूशन क्या है, कि उसके अंदर कोई भी ऐसा अनवांटेड जो है कि पार्टिकल का आ जाना गैसियस स्टेट में, सॉलिड में, लिक्विड में, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, जो कि ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, जारी की जिसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर जो है हार्मफुल कंसंट्रेशन है वो, मतलब उससे नुकसान होने वाला है। और ऐसे ड्यूरेशन के लिए और ऐसे नेचर के साथ जो कि इंजरियस है, यानी कि बेकार और ख़तरनाक है पेड़ पौधों के लिए, इंसान के लिए और दूसरे मटेरियल के लिए, तो इसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन। तो ये भी एयर पॉल्यूशन का वो डेफिनेशन है ये। इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस की, मीथेन की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और वाटर वेपर की, तो इससे अर्थ के जो बेस का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। और ये जो गैसेस हैं ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से है सारा का सारा हीट वापस नहीं जा पाता, और अर्थ दिन के साथ साथ रात में भी गर्म रहता है, जिससे अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये चीज़ें हो रही हैं और जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट के ऊपर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, यानी बहुत सारे हैं, इसीलिए पॉइंट वाइज दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का इलाका है वो गर्म हो जाएगा, दूसरे जगहों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। और जिधर माउंटेन्स वगैरह है, टेम्परेट स्नो लाइन वगैरह है, वो पहले ही गल जाएंगे, बर्फ वगैरह सब गलने लगेंगे। जाड़ा और रात का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा और समर से भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। दिन के मामले में गर्मी जितनी होती है ना, तो विंटर में, जाड़े के मौसम में गर्मियों के दिनों से भी ज़्यादा, यानी दोपहर की टेम्परेचर कितनी हाई रहती है उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा रात का भी और विंटर का भी। और जो ये गर्मी बढ़ जाएगी है ना, इसकी वजह से होगा क्या कि इवेपोरेशन जो है बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी इवेपोरेट करेगा नदियों का, समंदर का सरफेस से। और जो हवा भी है गर्मी की वजह से बढ़ती चली जाएगी और ढेर सारा मॉइस्चर अपने साथ कैरी करेगी। इसकी वजह से जितना भी वाटर रिसोर्सेज वगैरह है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, जंगल पे और दूसरे प्राकृतिक इकोलॉजिकल सिस्टम वगैरह पे, खेती बाड़ी पे, पावर जनरेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टूरिज्म पे और इंसानों के हेल्थ के ऊपर, इन सब पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर राइज करने से सारा हाइड्रोस्फीयर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बहुत सारे हीट की वजह से होना क्या है, वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, तो मिट्टी बहुत अफेक्टेड होगी, सॉइल इरोजन कॉज होगा। देखो अभी इसके बाद एक और पॉइंट में दे दिया मिट्टी के लिए भी। और डिवाइड ऑफ वेजिटेटिव कवर विल नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग। अब जो है कि मॉइस्चर ज़्यादा वक्त तक मिट्टी में नहीं रह पाएगा और इसलिए क्या हो जाएगा कि सूखा पड़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर वगैरह सारा मेल्ट करेगा और नेचुरल लेक वगैरह जो है, माउंट्स और डेवरिस और रॉक्स वगैरह जो हैं लेफ्ट बिहाइंड बाय द स्लाइडिंग ग्लेशियर, वो सब बचे विल फॉर्म नेचुरल लेक्स। अच्छा, जो टेम्परेचर राइज करेगा उसकी वजह से मेल्टिंग होगा ग्लेशियर का, जो कि प्राकृतिक रूप से जो है कि झील वगैरह बनाएगा बिटवीन द माउंट्स ऑफ डेब्रिस और रॉक्स के बीच में, दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, जो बचे रह जाएंगे स्लाइडिंग ग्लेशियर के बाद। तो इसकी वजह से इम्बैलेंस आ जाएगा आउटफ्लो में वाटर के, यानी अनियमितता आ जाएगी। और इसकी वजह से इसका मतलब ये है कि जो ग्लेशियल लेक वगैरह हैं वो पानी से भर जाएंगे, क्योंकि बर्फ ऊपर की पिघलने लगेगी और बहुत तेजी के साथ पिघलने लगेगी।
और हो सकता है कि ये पूरी ड्रेन हो जाए और इसकी वजह से ग्लेशियर लेक फ्लड कर जाएगा कई बार, है ना। हीट इतना ज़्यादा है कि जो टॉप लेवल पे जो है कि आपका ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो एक तो पिघलेंगे और पिघलने के साथ साथ कई बार जो ओवरफ्लो हो जाएंगे, क्योंकि जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर चुका है। नेक्स्ट है डेल्टास वगैरह जो है उनको खतरा होगा फ्लडिंग का, इरोजन का और सॉल्ट इंट्रूजन का। लॉस ऑफ कोस्टल मैंग्रोव विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन फिशरीज, तो कोस्टल का जो मैंग्रोव है वो सब भी जो है कि बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि तुमने देखा होगा कि मेजर डेल्टा एरिया जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का और इंडस रिवर का है, वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन था, उसको बहुत प्रभावित हुआ था फ्लड की वजह से और सॉल्ट वाटर इंट्रूजन की वजह से, और ज़मीनें पूरी खो गई थी। तो वैसा ही जो है कुछ लॉस हो जाएगा कोस्टल मैंग्रोव का, जिसकी वजह से जो है कि फिशरीज वगैरह से के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इंसान की हेल्थ की बात करें तो जिस हद तक इंसान जो है अफेक्टेड होगा एयर पॉल्यूशन से, वो डिपेंड करता है कि कितनी देर तक वो जो है कि पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में है, यानी कि कितने, हाँ, कि मतलब किस तरह का कंसंट्रेशन है पॉल्यूटेंट का और कितने देर तक वो उस इन्वायरमेंट में है। अब यहाँ पे टेबल है, टेबल भी हम लोग देखते चलते हैं। तो टेबल में हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से कॉमन एयर पॉल्यूटेंट हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये देखो लंग्स को डैमेज करेगा, भी कमजोरी लेके आएगा बोन्स में, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ये आपका रिड्यूस कर देता है और दिल को डैमेज करता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ये सांस लेने में दिक्कत पैदा करेगा, इरिटेशन होगा आंखों में और गलों में जलन महसूस होगी। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं जैसे कि सूट है, स्मोक है, इसकी वजह से अस्थमा की बीमारी आएगी और आंखों में इरिटेशन होगा और कैंसर का कारण बनेगा। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन ये ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो इससे सांस लेने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन वगैरह जो हैं उनमें जो है कि इन्फेक्शन आएगा, ब्रोंकाइटिस होगी, लोअर लोअर कर देगा रेजिस्टेंस टू इन्फ्लुएंजा, यानी कि इन्फ्लुएंजा से लड़ने की क्षमता को ये कम कर देता है। हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स को, उस सारे प्रोसेस को जो रेस्पिरेशन में रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन जो है इरिटेशन लाएगा आंखों में और बढ़ाएगा अस्थमा को। लेड क्या करेगा, इससे ब्रेन डैमेज होगा और ग्रोथ वगैरह को ये अफेक्ट करेगा और इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होगा लेड की वजह से। आर्सेनिक डैमेज करेगा किडनीज को, जॉन्डिस होगा, लंग कैंसर और स्किन कैंसर भी होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग जितना ड्यूरेशन के साथ रहेगा, जितना कंसंट्रेशन रहेगा पॉल्यूटेंट वगैरह का एयर के अंदर, उतना ही उसको इफेक्ट होगा। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से एयर पॉल्यूशन के पास दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए जो प्रभावित होगा इंसान, तो उसमें है कि इंसान की आंखों में इरिटेशन होगा, नाक में होगा, गले में होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा जैसे कि ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया वगैरह हो जाता है, तो ये भी सब शॉर्ट टर्म में है। हेडेक होगा, चक्कर वगैरह आएंगे, वॉमिटिंग होगी, डिजीनेस होगा, या फिर क्या हो सकता है, कन्वल्जन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो सकते हैं अगर वो एयर पॉल्यूशन में ज़्यादा वक्त तक है। उसके बाद है स्लरिंग ऑफ स्पीच, यानी कि लड़खड़ा के बोलेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में एयर पॉल्यूशन का है कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज होगा, यानी कि ऐसी सांस लेने में बीमारी होगी जो परमानेंट हो जाएगी, जल्दी ठीक नहीं होगी। लंग कैंसर होगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होगा और कोमा में जा सकता है। नर्वस सिस्टम उसका डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, लीवर और किडनीज वगैरह डैमेज हो सकती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। इसका एग्जाम्पल देखो एक दिया हुआ है कि भोपाल गैस ट्रेजडी, वो सबसे बदतर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था जो कि दिसंबर 3, 1984 को हुआ था। 40 टन जो है टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट का वो लीक कर गया था कहीं से,
एटमॉस्फेयर के अंदर यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री के अंदर से, जो भोपाल में थी मध्य प्रदेश में, और उसकी वजह से इस एक्सीडेंट में 3,500 लोग मर गए थे और 40,000 लोग प्रभावित हुए थे। और इसने प्रभावित किया था 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को। तो आप अंदाजा लगा सकते हो पूरे के पूरे एक शहर को। और ये जो गैस लीक थी, ये इनगल्फ थी सिटी ब्लाइंडिंग पीपल। इसने लोगों को अंधा किया और उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, सफोकेशन हुआ। और इस गैस ने अफेक्ट किया उनके टिश्यूज को, उनकी आंखों को, उनके लंग्स को, और उनके नर्वस सिस्टम पे इस गैस ने अटैक किया। लोग अपना कंट्रोल खो बैठे अपने ही जिस्मों के ऊपर, अपनी बॉडीज के ऊपर। यूरिन और फैसेस वगैरह जो थे वो रन कर रहे थे डाउन देयर लेग्स, मतलब ऑटोमेटिकली हो रहा था यूरिन और वो पॉटी वगैरह। वुमेन वगैरह जो है कि लूज कर दी अपना बच्चा जो उनके गर्भ में था, अनबॉर्न चाइल्ड। पॉल्यूटेंट का क्या इफेक्ट होता है प्लांट पे? तो एयर पॉल्यूटेंट अफेक्ट करते हैं ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को भी, और उनके और मेटाबॉलिज्म को भी, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देता है क्लोरोफिल को और डिस्टर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, वो डिस्टर्ब कर देता है। जो इसका इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का प्लांट के ऊपर, वो ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ब्लीच कर देता है सरफेस को, पत्तियों के सरफेस को, और इसकी वजह से क्लोरोफिल खो जाता है और इसकी वजह से पत्तियां पीली हो जाती हैं। और ये ज़्यादातर होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी वजह से जो है प्री मैच्योर फॉलिंग हो जाता है पत्तियों का, गिर जाती हैं पत्तियां पेड़ों से, और प्लांट वगैरह को कम ग्रोथ मिलती है। इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है खेती बाड़ी का या ग्रीन लीव्स का जो भी है। इसके अलावा जो है ओजोन डैमेज करती है पत्तियों को। पेरोक्साई एसिड पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है डैमेज कर देता है पत्ती वाली सब्जियों को, लीफी वेजिटेबल पालक वगैरह है, और उनकी पत्तियां वगैरह पहले ही डिस्कलर हो जाती हैं और उनका सेपल्स वगैरह कर्ल हो जाता है, यानी मुड़ जाता है एकदम, बिल्कुल ऐसे राउंड शेप हो जाता है। जानवरों पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो जानवर जो कि सिर्फ घास फूस पे और पेड़ पौधे पे अपने आप को जिंदा रखते हैं, तो वो पेड़ पौधे जो है बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, कोटेड हो जाते हैं पॉल्यूटेड पार्टिकल से, और वो प्रभावित हो जाते हैं आर्सेनिक के जहरीले जहर से। लेड पॉइजनिंग की वजह से उनमें ब्रोंकाइटिस होती है और लैक ऑफ एपेटाइट हो जाता है पेट एनिमल में, यानी कि पालतू जानवर वगैरह हैं वो सही से खाते पीते नहीं हैं, उनकी भूख मर जाती है। मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिविंग बीइंग, बल्कि नॉन लिविंग भी जो है बहुत प्रभावित होते हैं इसकी वजह से। जो इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का मटेरियल के ऊपर, उसको समराइज किया गया है कि जो सूट है, अनबर्न पार्टिकल ऑफ कार्बन वगैरह है, डस्ट है, फ्यूम है, जो कि एयर पॉल्यूटेंट के हैं, वो डैमेज कर देते हैं किसी भी पेंटेड सरफेस को, कपड़ों को और बिल्डिंग को। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट जो है और एसिड रेन जो है डैमेज कर देते हैं मार्बल को और लाइमस्टोन वगैरह को। जो ताजमहल है उसको भी यही सी तरह से नुकसान हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उसकी वजह से, और जो मार्बल का कलर है वो डिस्कलर हुआ है और कोरोड हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड जब साथ में मॉइस्चर के मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, और ये वजह बनता है कोरोजन की, यानी मेटल जो है कि डिग्रेड होते हैं, सड़ते गलते हैं, तो इरोजन होता है। और जैसे कि स्टील है, कॉपर है, जिंक है, तो ये सब खराब होते हैं मेटल्स। पेपर जो है बहुत ही ब्रिटल बन जाता है, और जो लेदर है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है CO2 की वजह से और एसिड गैस की वजह से। ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये डिस्कलर करता है
और रिड्यूस कर देता है टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों की स्ट्रेंथ वगैरह को ये कमज़ोर कर देता है। वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन इफेक्ट करता है इंसान को, पानी वाले जानवरों को खास तौर से, और पूरे इन्वायरमेंट को भी। इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट का? एनिमल इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर, एनिमल के ऊपर, और मैराइन लाइफ यानी वो जिंदगी जो पानी के अंदर है, और वेजिटेशन के ऊपर क्या पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं। वाटर की पॉल्यूशन की वजह से जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है, प्रभावित होगा। ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है एक्वेटिक वेजिटेशन को और उनके ग्रोथ को। जो भी केमिकल वगैरह जो है पानी में डाले जाते हैं, ड्रेन किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकल रहे हैं, उनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो कि पानी में रह रहा है। जो वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट है मैराइन एनिमल के ऊपर और प्लांट के ऊपर, वो विजिबल है। विजिबल यानी आपको दिखेगा, कंसिडरेबल है। और ये दो तरीके से है, और ये यूट्रोफिकेशन है और बायोमैग्निफिकेशन। देखते हैं ये दोनों टर्म क्या है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि ये वो प्रोसेस है कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वाटर बॉडीज से कम होता चला जाता है, या तो प्राकृतिक रूप से ही कम हो जाता है ऑक्सीजन की मात्रा पानी में, या फिर इंसान की गतिविधियों की वजह से, एक्टिविटीज की वजह से, हरकतों की वजह से। जो प्रोसेस है यूट्रिफिकेशन का, वो तब प्लेस लेता है जब हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह और केमिकल वगैरह, डिस्चार्ज करते हैं अपने डोमेस्टिक सीवेज वगैरह को, यानी कि नाली वगैरह, ये जो मतलब है हमारे घर में वो सारी चीज़ें। तो वो नाली वगैरह के पानी वगैरह को जैसे हम लोग नाले में मिलाते हैं, फिर वो आगे जाके फर्दर वाटर बॉडीज में मिलती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री से निकलने वाला कूड़ा कचरा है या गंदा पानी है, कूलेंट वगैरह की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला, या फिर फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स हो, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड का, तो ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं पानी के अंदर, तो ये पानी को डिग्रेड करती हैं, पानी में ऑक्सीजन के लेवल को कम करती हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंट न्यूट्रिएंट का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसकी वजह से फिनोमिनल ग्रोथ जो है प्लाई फाइटोप्लैंक्टन का, एल्गे का, ये सब चीज़ें जो है कि बढ़ जाता है। और इसकी वजह से ऑक्सीजन का पेनिट्रेशन कम हो जाता है, लाइट का, हीट का वाटर बॉडी के अंदर, है ना। ये क्या करते हैं, ये सब सारा का सारा ऑक्सीजन एक तो पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, और उसके अलावा जो है बिल्कुल सनलाइट वगैरह से लेके ऑक्सीजन वगैरह जो है इन्वायरमेंट से जा नहीं पाती, क्योंकि एक पूरे लेयर की तरह ये पानी के ऊपर जम जाते हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो मर जाते हैं, ड्रेनिंग वाटर ऑफ ऑल इट्स ऑक्सीजन, और ये जो है कि ऑक्सीजन सारा ले लेता है उससे, पानी से। तो इसीलिए ये जो आपका फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, एल्गे वगैरह है, साफ सफाई होती रहती है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाए बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का फूड चेन के अंदर, इसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जो जहरीले पदार्थ वगैरह हैं वो प्राइमरी लेवल से जो है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से कंसंट्रेट होते रहते हैं, और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो है बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे फूड चेन में आप ऊपर बढ़ोगे, ये फिनोमिना क्या करता है, ये बढ़ा देता है मात्रा टॉक्सिक डिपोजिशन की हायर ट्रॉपिक लेवल पे, और इसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया है कि जैसे कि अगर देखो कुछ ट्रेसेस हैं टॉक्सिक केमिकल वगैरह के वाटर में, और उनका कंसंट्रेशन वगैरह एल्गे में है, तो वो ज़्यादा होगा अब एल्गे में पहले से अगर वाटर बॉडीज में है। जब मछलियाँ इन एल्गे को खाएंगी तो वो कंसंट्रेशन पास होके चला जाएगा मछलियों के अंदर और फर्दर इंक्रीज होगा। देयरफॉर एक्यूमुलेशन जो है छोटे अमाउंट में भी टॉक्सिक केमिकल वगैरह का वाटर के अंदर, वो सीरियस इम्पैक्ट लेके आएगा, बुरा प्रभाव लेके आएगा फिश के ऊपर जो उसके अंदर रह रही हैं। और अल्टीमेटली अगर उस फिश को इंसान कंज्यूम करेगा तो फिर वो टॉक्सिकेशन जो है इंसान में भी आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, पानी में भी था, फिर मछलियों में भी है, अब इंसानों में भी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक्यूमुलेशन बढ़ गया टॉक्सिक सब्सटेंस का। तो इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इस फिनोमिना का, पहली बार नोटिस किया गया था
इलिनॉइस में, यूएसए में, जहाँ पे एम ट्री वगैरह के ऊपर स्प्रे किया गया था डीडीटी। बहुत सारे बर्ड वगैरह जैसे रॉबिन वगैरह जो है मर गए थे इन पेड़ों के आसपास। बाद में डिस्कवर किया कि ये जो बर्ड्स वगैरह मरे थे ड्यू टू डीडीटी पॉइजनिंग, खत्म हो गए थे। ये लिथल डोज जो है, जहरीला खतरनाक डोज, वो आया था अर्थवर्म से जो वो कंज्यूम कर रहे थे। तब सोचो, जो अर्थवर्म वो खा रहे थे उसकी वजह से डीडीटी उनमें एंटर किया और वो मर गया। और डीडीटी तो हमने ऐसे पेड़ पौधों पे स्प्रे किया था। अर्थवर्म had concentrated DDT residue by feeding on fallen neem leaves। अर्थवर्म जो है उनके अंदर ज्यादा डीडीटी की मात्रा थी क्योंकि वो फीड कर रहे थे वो गिरे हुए पत्तियों के ऊपर, एम सिल्क के ऊपर। तो किस तरह से देखो कि अफेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे दे रहा है नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन डीडीटी का और उसके डेरिवेटिव का टिश्यूज वगैरह में पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन, 0.04 पार्ट पर मिलियन है। यहाँ देखो 0.23 है मछलियाँ, फिर उसके बाद 2.07 है, फिर ये देखो चलिए कंज्यूमर वगैरह। यहाँ पे तो इंसानों को भी होना चाहिए क्योंकि हैं ही जिम्मेदार, इंसान भी जिम्मेदार हैं, उन तक भी ये चीज़ें पहुँच रही हैं। तो टर्चरी कंज्यूमर पे देख रहे हो आप 13.8 पार्ट पर मिलियन हो जा रहा है। दूसरे इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन के क्या है कि फॉस्फोरस और जो नाइट्रेट होते हैं जो कि हमारे जो है फर्टिलाइजर से निकलते हैं और डिटर्जेंट से निकलते हैं, वो दूषित कर देते हैं सरफेस के पानी को, जो कि वहाँ पे वो एक न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं ऑक्सीजन के ग्रोथ को कंज्यूम करके एल्गी। तो इसकी वजह से दिस इन टर्न रिड्यूस कर देता है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर और मछलियाँ मर जाती हैं और दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह मर जाते हैं। तो देखो ये इफेक्ट होता है फॉस्फोरस और नाइट्रेट का, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, कॉन्टेमिनेट कर देते हैं सतह के पानी को, है ना, जहाँ पे वो एक्ट करता रहता है न्यूट्रिएंट की तरह। और इसकी वजह से एल्गे वगैरह बढ़ेगा, तो एल्गे वगैरह बढ़ेगा तो क्या करेगा, सारा ऑक्सीजन वगैरह आपका कंज्यूम कर लेगा। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वगैरह जो होते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो है कूड़ा कचरा वगैरह, इन एडिशन ऑफ पॉइजनस केमिकल वगैरह जैसे आर्सेनिक है, मार्करी है, कैडमियम है, लेड है, ये सब क्या करता है, एक्वेटिक जानवरों को, पानी वाले जानवरों को मार डालता है। ये केमिकल वगैरह जो है इंसानों तक पहुंचते हैं कॉन्टेमिनेटेड फूड से, यानी कि मछलियाँ वगैरह से। तो ये चीज़ें पहले जो है कि पानी में गई, पानी से मछलियों में, मछलियों से इंसानों में आ रही हैं। हॉट वेस्ट वाटर जो होता है, जो कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है पावर स्टेशन वगैरह में, वो इंक्रीज कर देता है वाटर रिसोर्सेज के टेम्परेचर को। और जब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर से ऑक्सीजन स्किप कर जाएगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्टिंग जो कैपेसिटी है पानी के अंदर की, तो लाइफ सपोर्टिंग कैपेसिटी पानी की कम हो जाएगी। जो समंदर का पानी है पॉल्यूट हो जाता है क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल की लीकेज वगैरह की वजह से, जो कि ऑयल स्पिल वगैरह में होता है, जिसकी वजह से जो समंदर है वो बिल्कुल दूषित हो जाता है और उसकी वजह से मैराइन ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है मर जाते हैं। इंसान के हेल्थ के ऊपर बात करें तो पैथोजेंस जो हैं उनके रेफरेंस में देखो कि बहुत सारे वेस्ट वाटर जो होते हैं स्पेशली सीवेज वगैरह वाला, उसमें बहुत सारे पैथोजन होते हैं, है ना। पैथोजन कौन है, डिसीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ। तो ये पैथोजन जो है इंसान के अंदर इंटर करते हैं गंदे पानी के साथ, कॉन्टेमिनेटेड वाटर के साथ, और इसकी वजह से पानी से होने वाली कई बीमारियां होती हैं। कोलेरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, डाइसेंट्री स्टूल है, डाइसेंट्री मतलब लूज मोशन, हेपेटाइटिस है, पोलियो और जॉन्डिस हो जाता है। टॉक्सिक कंपाउंड, जहरीले कंपाउंड, तो पॉल्यूटेंट जैसे कि हैवी मेटल्स हो, पेस्टिसाइड हो, साइनाइड्स हो, और बहुत सारा दूसरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह है, ये हार्मफुल होता है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। कुछ जहरीले सब्सटेंस वगैरह जो हैं वो बायोडिग्रेडेशन में नहीं जाते और वो इन्वायरमेंट में ही रह जाते हैं लंबे समय के लिए। टॉक्सिक सब्सटेंस पॉल्यूट कर देता है, दूषित कर देता है वाटर को, और वाटर से फिर अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या होता है
इंसान प्रभावित होते हैं। कुछ हैवी मेटल्स हैं जैसे कि लेड है, मरकरी है, कैडमियम है, इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मरकरी जो डंप किया जाता है पानी के अंदर, वो पानी को बदल देता है मिथाइल मरकरी में बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा। और ये जो मिथाइल मरकरी है ये जमा होने लगता है, मछलियों में जाता है, और जो लोग जापान में है वो उनको ये बीमारियां होती हैं जिसको मीना माता बोलते हैं, जिसकी वजह से नंबनेस होता है बॉडी पार्ट का, सुन्न पड़ जाते हैं बॉडी पार्ट, विजन वगैरह और हियरिंग प्रॉब्लम होता है, और उनका मेंटल बिहेवियर जो है बिल्कुल बदल जाता है, नॉर्मल हो जाता है, आम लोगों की तरह नहीं होता। और ये हुआ था बाय द कंजप्शन ऑफ मिथाइल मरकरी, और ये कंजप्शन की वजह से हुआ था मिथाइल मरकरी, जो कि उन मछलियों में था जो मछलियां पकड़ी गई थी मिनामाटा बे में, जापान में। मिनामाटा बे में जापान में जो मछलियां पकड़ी गई थी उन मछलियों को खाने की वजह से ये बीमारी हुई थी। पॉल्यूशन जो होता है हैवी मेटल की वजह से, कैडमियम की वजह से, उसकी वजह से जो है ना डिसीज होती है जिसका नाम है इताई ताई अमोंग द पीपल ऑफ जापान। इसका नाम है ताई ताई। और जो आपका दूषित पानी की वजह से, जो पानी दूषित है, आर्सेनिक वगैरह है उसके अंदर, उसकी वजह से जो है मेंटल डिसऑर्डर होता है, लीवर डैमेज हो जाता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, लंग कैंसर होता है, अल्सर हो जाती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह और किडनी फेलियर होता है। ये सारी बीमारियां हैं, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। कंटेनिंग पॉल्यूटेंट जो होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट जिनमें फ्लोराइड होता है, उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है फ्लोरोसिस, जिसकी वजह से डिसकलर हो जाता है डेंटल इनेमल, और काला हो जाता है, और ब्राउन स्टेन्स वगैरह पड़ते हैं टीथ के ऊपर। और इसकी वजह से जो है कि रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी होता है। सॉइल पॉल्यूशन के प्रभाव, तो सॉइल जो पॉल्यूट होता है वो इंसान को अफेक्ट करता है और जानवरों को भी इनडायरेक्टली, फूड चेन के थ्रू, फूड चेन के रास्ते। जो इफेक्ट है सॉइल पॉल्यूशन का इन्वायरमेंट के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर, वो नीचे डिस्कस किए गए हैं। इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वगैरह जो हैं वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक कंसंट्रेशन नाइट्रेट का और नाइट्राइट का पत्तियों के अंदर। मतलब ऐसा कंसंट्रेशन जो कि बिल्कुल टॉक्सिक है, जहरीला है। इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट वगैरह क्या करते हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर को जाके जो है सीपेज से सीप करके जो पानी जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल और केमिकल कचरे वगैरह जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर तक को खराब कर देते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो निकलता है फर्टिलाइजर से, वो जमा होता है आसपास के वाटर बॉडीज में, और एग्रीकल्चर के साथ साथ वो रन ऑफ करता है और यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर वगैरह जाके आसपास के वाटर में जाएंगे तो यूट्रोफिकेशन क्या है कि ऑक्सीजन लेवल में कमी आने लगेगी उस वाटर बॉडी में। तो केमिकल जो है परकोलेट कर सकता है और कॉन्टेमिनेट हो सकता है ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज वगैरह। सॉइल पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है फर्टिलिटी के लॉस के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए। यानी कि अगर मिट्टी पॉल्यूट हो जाएगी तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी है ना, वो भी जो है ख़त्म हो जाएगी, और फिर उतना क्रॉप वगैरह यील्ड नहीं करेगा जितना कि एक्सपेक्टेड है। इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो मिट्टी कंसनट्रेट और कंटेन करती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह जिसमें है, डिसीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म जहाँ है, वायरस है, इंटेस्टाइनल वर्म वगैरह हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं इंसान के अंदर। जब इंसान कंज्यूम करता है, खाता पीता है फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, तो ये जो पैथोजन वगैरह हैं बहुत तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर लाते हैं, पैदा करते हैं। रेडियो एक्टिव फॉल आउट वगैरह जो होता है वेजिटेशन के ऊपर, ये स्रोत है रेडियो आइसोटोप का, जो फूड चेन के अंदर एंटर करता है उन जानवरों के अंदर जो जानवर चर रहे होते हैं। तो ग्रेजिंग एनिमल के थ्रू ये फूड चेन में एंटर कर जाता है। कुछ रेडियो आइसोटोप वगैरह क्या करते हैं, एबनॉर्मेलिटी का कारण बनते हैं, यानी कि एबनॉर्मल कर देते हैं। इन जो इस्तेमाल है ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा का मैन्योर की तरह, वो भी पॉल्यूट करता है मिट्टी को। एक्सक्रीटा वगैरह में होता क्या है, पैथोजन वगैरह होते हैं
जो कि मिट्टी को ख़राब कर देते हैं और वेजिटेबल क्रॉप वगैरह को भी अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ इंसान की हेल्थ को भी। इफेक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या पड़ता है सॉइल पॉल्यूशन का? पार्टिकल वगैरह जो सीवेज में रहते हैं वो क्या कर देते हैं, रुकावट क्लॉग पैदा करते हैं छोटे छोटे छेदों को जो कि मिट्टी के अंदर हैं। तो वो छोटे छोटे छेद वगैरह बंद हो जाते हैं सॉइल के अंदर, और डिस्ट्रॉय हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ज़रूरी होता है मिट्टी की गुणवत्ता के लिए। रेडियो एक्टिव मटेरियल वगैरह मूव करता है दूर फ्रॉम द सॉइल, और वहाँ से क्रॉप में जाता है, लाइव स्टॉक में जाता है, ह्यूमन बॉडीज में जाता है, और फिर लास्टली फूड चेन में जाता है। यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल वही ग्रेजिंग एनिमल्स से होते हुए फूड चेन में इंटर कर जाएगा, और वहाँ से मिट्टियों से होता हुआ फिर जानवरों में, जानवरों से फिर इंसानों तक पहुँचेगा। बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह जो होते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और वो जानवरों तक पहुंचते हैं, और फिर जानवरों से होके इंसान तक पहुंचते हैं फूड चेन में। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं? तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये पॉल्यूशन होता है किसकी वजह से? जब टेस्ट वगैरह किया जाता है न्यूक्लियर वेपन वगैरह, या फिर कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, या फिर रिफाइनिंग कर रहे हैं रेडियो एक्टिव चीज़ों का, जैसे कि यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का, और या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं अगर हम कहीं एक्सरे का इस्तेमाल करके, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है रेडिएशन का इफेक्ट पड़ा है और हाथ काला पड़ गया है। इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रेडिएशन जो एमिट हो रहा होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकल रहा होता है, और इनका जो डिस्पोजल होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, उसकी वजह से जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है जो कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है। इनका जो है हाई लेवल प्रोडक्ट जो होता है न्यूक्लियर वेस्ट का, वो इन्वायरमेंट के अंदर सैकड़ों सालों तक रह सकता है, और दूसरे रेडियो एक्टिव थ्रेट वगैरह इन्वायरमेंट को हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के एक्टिविटीज़ के साथ साथ, न्यूक्लियर पावर्ड वेसल वगैरह के साथ साथ, और सैटेलाइट्स के साथ। तो ये भी जो है कि थ्रेट रहता है इन्वायरमेंट को। इफेक्ट क्या है इसका इंसानों के ऊपर? तो रेडिएशन का जो इफेक्ट है, वो रेडिएशन इफेक्ट करती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इंसान को ही नहीं, सबको। और ये क्या करते हैं, बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव लेके आते हैं और हार्मफुल चेंजेस लेके आते हैं बॉडी सेल के अंदर। और सिर्फ बॉडी सेल के अंदर ही नहीं बल्कि जेनेटिक लेवल पे ये जो है बदलाव लेके आते हैं। जेनेटिक वेरिएशन आता है। ये जो डैमेज कॉज होता है रेडिएशन के द्वारा, वो अक्सर देखा जाता है बच्चों में, मतलब पेरेंट्स में नहीं। अगर पेरेंट्स ग्रसित हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की वजह से, अगर वो ग्रसित हैं, तो उनका असर किस में देखने को मिलेगा? वो बच्चों में देखने का को मिलेगा। और ये जो जेनेटिक वेरिएशन होगा ना, ये एक दो के बाद बंद नहीं होगा, बल्कि कई जनरेशन तक आपको वो दिक्कत देखने को मिलेगी। एबनॉर्मेलिटीज वगैरह जो होंगी पैदा हुए बच्चों में, वो दिखाई देंगी आपको। सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है कि अगर शॉर्ट टर्म तक रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हुआ उसका, तो उसकी वजह से ऑर्गन वगैरह बॉडी के खराब हो जाएंगे। और ये जो नुकसान होगा, इसमें ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड है, कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, स्टेरिलिटी है, और डिफेक्टिव आईसाइट वगैरह है। ये सब शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की वजह से है। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि एक रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट हुआ था 1986 में चेर्नोबाइल में, यूक्रेन में, जो कि पहले जो है कि पार्ट था यूएसएसआर का। तो 26 अप्रैल 1986 को एक रिएक्टर न्यूक्लियर पावर का कॉम्प्लेक्स का चेर्नोबाइल में वो एक्सप्लोड कर गया था, फट गया था। तो उसकी वजह से देखने को मिला था ये। तो बहुत बड़ा जो है कि स्टीम एक्सप्लोजन हुआ। जो कोर था रिएक्टर का, कंबाइन किया पानी के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, जिसने एक्सप्लोड कर दिया ब्लोइंग टॉक्सिक रेडियो एक्टिव गैस को एयर के अंदर, हवा में। अब बहुत जो है कि
आग लगी, देयर वॉज न्यूमरस फायर्स। जो चेर्नोबिल एक्सीडेंट है इसको कंसिडर किया जाता है सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजास्टर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट, कॉस्ट के भी टर्म में और कैजुअलिटी के भी टर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा इसने प्रॉपर्टी को भी नुकसान किया था और साथ ही साथ कैजुअलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आई थी। तो एक्सीडेंट की वजह से 237 पीपल जो है सफ़र किए थे एक्यूट रेडिएशन सिकनेस की वजह से, और 31 लोग तो मर गए थे पहले ही 3 महीने में। और इस जो है डिजास्टर के बाद 4 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पाइन फॉरेस्ट का जो आसपास का था वो रेडिश ब्राउन हो गया और ख़त्म हो गया, अर्निंग द नेम ऑफ रेड फॉरेस्ट, और नाम पड़ा रेड फॉरेस्ट। कुछ जानवर वगैरह जो हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे उस एरियाज के और मर गए थे, या फिर जो है कि प्रजनन की क्षमता उनके ख़त्म हो गई थी, रिप्रोड्यूसिंग की। एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो ये तो अभी देखा ही कि एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह जो एक्सप्लोजन वगैरह से निकलते हैं न्यूक्लियर डिवाइसेस से या न्यूक्लियर वेस्ट से, वो पेनिट्रेट कर देते हैं मिट्टी को भी, जहां से वो एंटर करते हैं फूड चेन में और कंसंट्रेटेड होते जाते हैं बॉडी टिश्यू में जानवरों के, और बहुत बुरा प्रभाव लेके आते हैं जानवरों के अंदर, अल्टीमेटली फिर इंसानों के अंदर वही बात समझाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।